मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर देख ले कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे मैंने एसिटिक अम्ल का एग्जाम्पल लिखा CH3COOH। हमने जो अभी तक पार्ट पढ़ा है उसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। दूसरा पार्ट हमने जो पढ़ा उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें एक तो आएगी एल्किल समूह की अभिक्रिया और दूसरी आएगी कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। तो ये दो भाग हमने आज पढ़ने हैं, एल्किल समूह की अभिक्रिया और कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। तो पहली बात हम कर रहे हैं एल्किल समूह की अभिक्रिया की। एल्किल समूह की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया होती है रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन के द्वारा। हेलोजन जैसे ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, तो हेलोजन लाल फास्फोरस प्लस हेलोजन के द्वारा होती है। अब ये ध्यान रखना कि ये लाल फास्फोरस और हेलोजन, पहले मैंने आपको एक रिएक्शन बताई हुई है पीछे जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन में, लाल फास्फोरस प्लस HI, लाल फास्फोरस प्लस HI जब आएगा तो एल्केन बनेगी, हमेशा ही एल्केन बनेगी। एल्डिहाइड कीटोन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा ही एल्केन बनेगी। अब यहाँ लाल फास्फोरस प्लस हेलोजन है। बहुत बार क्या होता है, पेपर में आता है लाल फास्फोरस प्लस हेलोजन, लेकिन हम लोग रिएक्शन कर जाते हैं लाल फास्फोरस प्लस HI के अकॉर्डिंग। ये डिफरेंस है यहाँ तो है HI आएगा तो एल्केन ही बनेगी, यहाँ है हेलोजन। तो ये ध्यान रखना, ये मेजर डिफरेंस है। जल्दबाजी नहीं करें, कहीं लाल फास्फोरस प्लस क्लोरीन दिया हो और आप लोग एल्केन बना जाएं तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। लाल फास्फोरस प्लस हेलोजन है, तो ये जो अभिक्रिया है ये अल्फा स्थिति पर होती है। एल्किल समूह की अभिक्रिया अल्फा स्थिति पर होगी। ये जो अभिक्रिया होगी कौन सी स्थिति पर? अल्फा स्थिति पर होगी। अब इसमें क्या होता है, अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा हो जाता है। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा हो जाता है और इस अभिक्रिया को हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। HVZ, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, HVZ रिएक्शन। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा होगा। कौन सी स्थिति पर? अल्फा स्थिति पर। जैसे रिएक्शन देखें, जैसे मैंने एसिटिक अम्ल लिया CH3COOH, एरो के निशान पर ले लिया क्लोरीन, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस के साथ मैंने क्लोरीन ले लिया। अब अल्फा स्थिति क्या होगी? ये क्रियात्मक समूह, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे हैं, कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3, वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो उसमें से आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे? 2, और उस हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन लगा देंगे। तो अगर Cl लिया है तो Cl लगा दें, Br लिया है तो Br लगा दें। अब अगर फिर हेलोजन हेलोजन की मात्रा अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, यहाँ हेलोजन है, इसको फिर फर्दर ले लें, मान लो हेलोजन को, तो फिर अगला H भी निकल जाएगा। क्लियर? तो अगर आगे और हेलोजन आप लोग ले लें, हेलोजन और रेड फास्फोरस आपने और ले लिया, तो फिर एक H और निकल जाएगा
और एक हेलोजन और लग जाएगा। बाकी एग्ज़ाम में आपने यहीं तक छोड़ देना है रिएक्शन को, इस जगह तक, एक बार हेलोजन जोड़ना है बस। अब अगर यहाँ ब्रोमीन लेते तो ब्रोमीन लग जाता। अब ये ध्यान रखना अल्फा स्थिति पर ही होगी। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था प्रोपेनोइक अम्ल की हेलो वोलार्ड की अभिक्रिया, तो प्रोपेनोइक अम्ल में कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। और एरो के निशान पर मान लो हमने ले लिया ब्रोमीन के साथ रेड फास्फोरस। अब आपने मेन अल्फा स्थिति को कंसीडर करना है। फिर बता दूं आपको, ये प्रश्न आया था एक बार पेपर में, उसमें स्टूडेंट जो थे वो गलती क्या कर गए, हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया होता है ये वाला, तो यहाँ CH3 लिखा है, तो CH स्टूडेंट इस CH3 से H निकाल गए, जबकि H निकलेगा अल्फा स्थिति से। तो अल्फा स्थिति ये वाली है, क्रियात्मक समूह के साथ वाली स्थिति अल्फा स्थिति है, और अल्फा स्थिति पर जो कार्बन जुड़ा, जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब आपने क्या करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन हटा दिया। अब यहाँ ब्रोमीन लिया है तो उस अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पर ब्रोमीन लगा दें, तो ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल या अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक अम्ल। क्लियर? अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक अम्ल। तो जैसे जैसे आधिक्य लेते जाएंगे, अब एक अणु और ले लें मान लो, तो फिर ये वाला H भी निकल जाएगा। इसमें अगर एक अणु और ले लेते तो फिर ये वाला H भी निकल जाता। तो जैसे जैसे अगर हम हेलोजन का आधिक्य लेते जाएंगे तो फिर सारे H निकलते जाएंगे। कौन से? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला H निकल सकता है, इसमें भी ये वाला H और निकल सकता है। क्लियर? तो ये एल्किल समूह की अभिक्रिया, एक ही अभिक्रिया थी एल्किल समूह के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं, जिसमें पहली अभिक्रिया आती है लाल फास्फोरस प्लस HI के साथ। तो इसमें तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, एल्केन ही बनाना है। अब कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह की रिएक्शन, जो अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो COOH समूह की रिएक्शन है, जिसमें पहली रिएक्शन आती है लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस प्लस HI। तो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा एल्केन ही बनेगी, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा एल्केन ही बनेगी। तो जैसे CH3 COOH एरो के निशान पर दे दिया गया रेड फास्फोरस प्लस HI। ये मेजर डिफरेंस है, यहाँ HI है वहाँ हेलोजन है, ये ध्यान रखें। यहाँ तो इसमें रिएक्शन में जो था वो लाल फास्फोरस के साथ हेलोजन था, और यहाँ लाल फास्फोरस के साथ HI है। क्लियर? लाल फास्फोरस प्लस HI। अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कार्बन कितने हैं? 2, तो आप 2 कार्बन की एल्केन बना दें, आपका आंसर यही है। यहाँ लिख दें एथेन, सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर पूरा करना चाहते हैं जो बुक्स में दिया है, तो लाल फास्फोरस और HI जो होता है वो हमेशा नेगेटिव ग्रुप जो भी होगा उसको बाहर कर देता है, नेगेटिव ग्रुप को बाहर कर देता है, जो भी नेगेटिव ग्रुप होते हैं उनको बाहर कर देता है। तो जैसे यहाँ O को बाहर कर देगा क्योंकि O नेगेटिव होता है, और इस OH को भी बाहर कर देगा क्योंकि OH भी नेगेटिव होता है। चाहे इस O को मान लें आप कि इस O को बाहर कर देगा, वो एक ही बात है, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि O नेगेटिव है, उस H को पड़ा रहने दे, OH को निकालना है तो OH को निकाल दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब मान लो ये O निकाल दिया मैंने, तो O के कितने बॉन्ड खाली हुए? 2। एक OH निकाल लिया, OH के कितने बॉन्ड खाली हुए? 1, ये साइड वाला। अब C के बॉन्ड देखें, क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड C के यहाँ से कितने बॉन्ड खाली हुए? 2, और यहाँ से कितने बॉन्ड खाली हुए? 1। तो 3 बॉन्ड C के खाली हो गए, 2 बॉन्ड O के खाली हो गए, 1 बॉन्ड OH का खाली हो गया। तो यहाँ हमने H लगाने हैं, H लगाने, जो जो बॉन्ड खाली हो गए वहाँ H लगते जाएंगे। अब आप देखें कितने H लगेंगे? 1 H यहाँ, 1 H यहाँ 2, 1 H यहाँ 3, 1 H यहाँ 4, 1 H यहाँ 5, 1 H यहाँ 6। इसलिए बुक्स में यहाँ 6 HI दिया होता है, क्योंकि यहाँ H कितने लग गए? 6 H लग गए, तो प्लस में 6 HI दिया होगा। अब बचे क्या? 6I, तो 6I प्लस
3I2, 6I बच गए तो वो 3I2 साथ में बन जाते हैं। तो ये हमारी बुक्स में पूरी रिएक्शन दी होती है इसकी, लाल फास्फोरस प्लस HI वाली। क्लियर? तो लाल फास्फोरस प्लस HI जब भी आएगा एल्केन बनेगी, हमेशा ध्यान रखना। अब एक आता है LiAlH4 द्वारा अपचयन, LiAlH4 द्वारा अपचयन चल रहा है। तो एक अपचयन तो है लाल फास्फोरस प्लस HI द्वारा, और एक आता है LiAlH4 द्वारा। तो इसमें क्या होगा देखो, CH3COOH, अब एरो के निशान पर उसने दे दिया LiAlH4। अब बुक के अकॉर्डिंग रट्टा मारना है तो अलग बात है, अगर सोचना है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को सिंगल, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर लें, फिर बुक वाले प्रोडक्ट पे भी पहुंच जाएंगे हम लोग। तो उस डबल को सिंगल किया, आगे OH है, अब डबल को सिंगल करते एक बॉन्ड इसका खाली, एक बॉन्ड इसका खाली। क्लियर? अब यहाँ H लग गया, यहाँ H लग गया, कितने H यूज हो गए, 2H यूज हो गए। यहाँ H लग गया, यहाँ H लग गया, 2H यूज हो गए। अब होगा क्या, ये जो प्रोडक्ट बना स्थायी है या अस्थायी है देख लें। एक कार्बन के साथ 2 OH जुड़े हैं इसलिए अस्थायी है। अस्थायी तो क्या होगा, यहाँ से जल निकल जाएगा, जो निकल सकता है उसको बाहर निकाल दें, तो यहाँ से जल निकल गया तो प्लस HOH बन गया। क्लियर? तो ये बन गया क्या, HOH, यहाँ से बाहर निकल गया। जब HOH बाहर निकला तो क्या बचा वो लिख लें, CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर सिंगल बॉन्ड H, फिर आगे एक बॉन्ड खाली, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड O, फिर O के आगे एक बॉन्ड खाली। HOH यहाँ से जा चुका है। क्लियर? अब एक एक बॉन्ड खाली हो गया, क्योंकि अपचयन आप लोग कर रहे हैं तो ये जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली होंगे वहाँ वहाँ हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो एक H ये, एक H ये, कितने जुड़ गए, 2H फिर जुड़ गए। तो 2H पहले जुड़े थे, 2H अब जुड़ गए, तो कितने जुड़ गए टोटल जुड़ गए 4H। अब हमारी बुक क्या रिएक्शन लिखती है, हमारी बुक इस तरह से रिएक्शन लिखती है कि CH3COOH प्लस 4H, एरो के निशान पर LiAlH4। क्लियर? क्या बना, CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस में क्या बना, HOH यानी H2O। ये हमारी बुक की रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में यहाँ मिस्टेक दी हुई है, वहाँ HI लिखे हुए हैं 6 HI, वो गलती से यही प्रिंट हो गए हैं 6 HI, वहाँ एक्चुअल में 4 H आएंगे। आप अल्कोहल वाला चैप्टर देखें तो वहाँ आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 265 पर ये रिएक्शन दी हुई है अपचयन वाली। लाल पी और HI वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन LiLH4 वाले में 4H की जगह 6 HI छप गए हैं, वो बाई मिस्टेक ये वाला ही प्रिंट हो गया है, इसलिए वो थोड़ा आप लोग देख लें, वहाँ 4H आएंगे। और प्रोडक्ट जो बना CH3CH2OH, तो अल्कोहल बन गया, कितने कार्बन है, 2, तो एथिल अल्कोहल बन गया। और IUPAC लिखना चाहते हैं 2 कार्बन के लिए एथ, दोनों में बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH के लिए ओल, तो क्या बना, एथेनोल। तो इस प्रकार जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन LiLH4 द्वारा किया जाता है तो एथेनोल की प्राप्ति होती है। अब अगली रिएक्शन आती है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। विकार्बोक्सिलीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। कार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण का अर्थ होता है CO2 का निकलना। मेन यहाँ CO2 निकलती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण होता है, CO2 निकलती है, CO2 का निकलना ही विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। क्लियर? विकार्बोक्सिलीकरण जो है
एक्चुअल में जो रिएक्शन इसमें होती है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड क्या हो गया, CH3COOH। अब मेरे को क्या करना है, उसका सोडियम लवण यानी CH3COONA, H की जगह Na लगा दूंगा मैं, तो ये बन गया एसिटिक एसिड का सोडियम लवण, एसिटिक एसिड का सोडियम लवण। इसकी रिएक्शन करवानी है सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा वर्ड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आया है, NaOH के लिए, और लाइम होता है चूना, लाइम यानी चूना, CaO को लाइम बोला जाता है, तो वो बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम यानी चूना, तो सोडा लाइम। तो NaOH प्लस CaO 75% NaOH और 25% CaO यानी 3:1 मिश्रण जो होता है वो सोडा लाइम कहलाता है, NaOH तथा CaO का 3:1 मिश्रण। और इसमें होगा क्या, एक कम कार्बन वाली एल्केन बनेगी। तो इसमें कितने कार्बन है, 2, तो एक कार्बन कम वाली यानी इसमें 2 कार्बन है तो एक कार्बन वाली एल्केन बनेगी। तो यहाँ से Na2CO3 बाहर चला जाता है, Na2CO3, Na2CO3 रिमूव हो जाता है, CH3 और CH4 यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है, CH4 प्लस Na2CO3। तो इस प्रकार यहाँ मेथेन की प्राप्ति होती है। तो कम कार्बन वाली एल्केन बनती है विकार्बोक्सिलीकरण के दौरान, विकार्बोक्सिलीकरण। तो ये रिएक्शन थी विकार्बोक्सिलीकरण की। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन। तो कोल्बे विद्युत अपघटन देखें कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब बात कर रहे हैं हम कोल्बे विद्युत अपघटन की। कोल्बे विद्युत अपघटन में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। रिएक्शन है हमारी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन। तो हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जलीय विलयन लिया और उसका विद्युत अपघटन करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। विद्युत अपघटन नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे, देखो जैसे मैंने सोडियम एसीटेट लिया, प्रोसेस क्या होगी उसको समझे, फिर ओवरऑल रिएक्शन लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। आपकी बुक में स्टार्टिंग में दी हुई है, वो क्रैमिंग करनी पड़ेगी, आप स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे तो बहुत आराम से रिएक्शन हो जाएगी। तो ये मैंने लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का जलीय विलयन। जैसे मैंने ये ले लिया CH3COONA का जलीय विलयन, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन। अब इसका करवाना है मेरे को विद्युत अपघटन। तो मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड और दूसरा कैथोड, एक को बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के करंट पास कर दिया। तो जैसे ही इसमें करंट पास होगा, धारा प्रवाहित होगी, इसका विद्युत अपघटन होगा, ये आयनों में टूटेगा। किसका विद्युत अपघटन हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन का। जब हमने इसमें धारा प्रवाहित कर दी, क्लियर, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। ये टूटेगा CH3COO माइनस और Na प्लस में। तो क्या बना, एक तो CH3COO माइनस
और Na+। अब Na+ क्या करेगा, Na+ इस जल से हाइड्रोजन निकाल देगा, H+ को प्रतिस्थापित कर देगा, क्योंकि Na+ जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है। विद्युत रसायन चैप्टर में हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि Na हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए Na जो है वो H को प्रतिस्थापित कर सकता है। नहीं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, Na और H जब आमने सामने आ जाते हैं तो H Na की जगह और Na H की जगह चला जाता है। तो इस प्रकार जब हमने सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की तो ये बना CH3COO- और साथ में बनना था Na+, पर Na+ ने इस H+ को हटा दिया और खुद उसकी जगह चला गया, NaOH और H+ बन गया। क्लियर। अब ये आयन बन गए। अब आप देखें, एक बैटरी का पॉजिटिव एंड है, तो ये इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, ये इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा है। अब होगा क्या, देखो CH3COO- आयन इसमें बन चुका है और H+ आयन इसमें बन चुका है, तो इसमें एक माइनस आयन भी बन चुका है और प्लस आयन भी बन चुका है। जो माइनस आयन है वो प्लस इलेक्ट्रोड की ओर यानी एनोड की ओर गति करेगा, तो ये एनोड पर पहुंच गया। क्लियर। और जो प्लस आयन है वो कैथोड की ओर गति करेगा, तो ये कैथोड की ओर पहुंच गया। तो इस प्रकार एनोड पे कौन सा आयन पहुंचा, एनोड पर पहुंचा CH3COO- आयन, और कैथोड पर कौन सा आयन पहुंचा, कैथोड पर पहुंचा H+ आयन। एनोड पर पहुंचा CH3COO- आयन, कैथोड पर पहुंचा H+ आयन। अब एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, एनोड पर अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये पहले भी सारी चर्चा की हुई है अपने। और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की। अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन दिखाएं, इसके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन दिखाएं तो O के बाह्य कोश में O 8 नंबर पे आता है, तो आउटर शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 6। तो O 8 नंबर पे आता है, तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 6। तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया। पीछे कितने बचे, 5। तो 1 2 3 4 5। क्लियर। और क्योंकि इस पे माइनस आवेश है, माइनस का मतलब इसने एक ग्रहण भी कर रखा है, तो मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है। क्लियर। वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों लगाया है, क्योंकि इस पर माइनस आवेश है। वो के पास खुद के 6 कैसे लगाए, एक बॉन्ड में गया और 5 लगा दिए, 5 लगा दिए। माइनस का मतलब एक गेन भी किया हुआ है, वो भी लगा दिया। अब ऑक्सीकरण होगा इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बचा, देखो CH3COO कितने इलेक्ट्रॉन फ्री थे, 6। तो 6 में से एक इसने त्याग दिया, तो 5 बच गए। क्लियर। वो इलेक्ट्रॉन आपको क्लियर होने चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला ये कैथोड पर जाकर H+ में जुड़ेगा और H जो है वो हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये बन गया CH3COO मुक्त मूलक। मुक्त मूलक किसको बोला जाता है, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज, जिसके पास विषम इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी प्रजाति को हम मुक्त मूलक कहते हैं। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इसका अधिकार है, 5 और 2 7। तो इस O के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वर्तमान में, अतः ये मुक्त मूलक बन गया। मुक्त मूलक क्या होता है, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज मुक्त मूलक कहलाते हैं। तो इस प्रकार एसीटेट मुक्त मूलक का निर्माण हुआ। अब ये जो मुक्त मूलक है ये अस्थायी है, क्यों, क्योंकि इसमें अभी O का अष्टक पूरा नहीं है। तो O के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब O का अष्टक कैसे पूरा होगा वो देखिए आप। अब O किससे जुड़ा है, C से,
तो ये सी को कहेगा भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ओ की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो कॉमन सी बात है, विद्युत ऋणता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता। तो ओ इसको कहेगा एक इलेक्ट्रॉन दे, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8। तो ये भी ओ ही है, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अब ये सी क्या करेगा? इस सी से इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे? अब देखें आप, यहाँ बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इस सी का और एक इलेक्ट्रॉन इस सी का, सहसंयोजक बॉन्ड है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सी अब क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, क्योंकि इसने ओ को इलेक्ट्रॉन देना है, ओ की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ओ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है। तो ये वाला सी इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ओ को प्रोवाइड करवा देगा। भाई मेरे पास तो यही इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, क्योंकि ये तो आगे फिर ओ जुड़ा है और ओ की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ओ तो इलेक्ट्रॉन लेके जाने नहीं देगा, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसको प्रोवाइड करवा देगा। अब देखो क्या होगा, ये जो एसीटेट मुक्त मूलक बना था CH3COO, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करके, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, अब ये वाला सी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करवा देगा। तो अब होगा क्या? CH3 के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इस CH3 के पास फ्री हो गया। क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन जो ये इस साइड ले आया, वो इसके एक इलेक्ट्रॉन से जुड़कर यहाँ बॉन्ड बना देगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार CO2 का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान रखना, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है और एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है, और साथ में बना मैथिल मुक्त मूलक। अब आप देखें, इसके अंदर ऐसे असंख्य अणु होंगे, तो यहाँ से असंख्य मैथिल मुक्त मूलक निकलेंगे। तो ये बन गया मैथिल मुक्त मूलक, मैथिल फ्री रेडिकल। अब ऐसे असंख्य मुक्त मूलक यहाँ से निकलेंगे, तो ये मुक्त मूलक ऐसे एक और मुक्त मूलक से क्रिया कर जाएगा, क्योंकि ये भी अस्थायी है, ये भी अस्थायी है, तो ऐसे दोनों मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सहसंयोजक बंध बना देंगे। इस प्रकार एथेन की प्राप्ति होती है। तो ये एथेन बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनोड पर क्या क्या बनता है। एथेन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कैथोड पर हाइड्रोजन बनता है, और विलयन में NaOH रह जाता है। विलयन में NaOH रह गया। एनोड पर एल्केन की प्राप्ति हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हुई, और कैथोड पर हाइड्रोजन की प्राप्ति हुई। क्लियर? तो इसमें समान कार्बन वाली एल्केन बनी है। कितने कार्बन थे इसमें? देखो 1 2, एल्केन भी 2 कार्बन वाली बनी है। तो ये थी पूरी रिएक्शन। अब आप देखें हमारी बुक में जो ओवरऑल रिएक्शन दी वो कैसे दी। अभी आपने कितने मैथिल मुक्त मूलक यूज कर लिए? 2। तो इसका मतलब इसके 2 अणु यूज होंगे, तभी 2 मैथिल मुक्त मूलक आए। एक अणु तो एक ही मैथिल मुक्त मूलक दे सकता है, तो दूसरा मैथिल मुक्त मूलक दूसरे अणु से आएगा। तो फिर इसके हमारी बुक में 2 अणु लिखे हुए हैं, 2 CH3COONA। क्लियर? वो 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 2 मैथिल मुक्त मूलक यूज हुए हैं। तो ये एक अणु, ये वाला एक अणु तो एक ही मैथिल मुक्त मूलक दे सकता है, इसलिए इसके 2 अणु लिख लिए गए। इसका एक अणु जल के एक अणु से क्रिया कर रहा था, तो 2 अणु जल के 2 अणुओं से क्रिया कर जाएंगे, तो जल के भी यहाँ 2 अणु लिख दिए। अब बना क्या वो देखें, CH3COO-, ये एक था तो एक CO2 बनी थी, लेकिन जब ये 2 कर दिए तो 2 CO2 बन जाएंगे। क्लियर? प्लस दोनों मैथिल मुक्त मूलक, एक मैथिल मुक्त मूलक इससे आएगा, एक मैथिल मुक्त मूलक इससे आएगा, तो दोनों मैथिल मुक्त मूलक जुड़ के एथेन बना देंगे। क्लियर? प्लस पहले विलयन में एक अणु लिया था तो एक NaOH था, अब 2 अणु ले लिए तो 2 NaOH हो जाएंगे। प्लस
एक H था तो हाफ H2 थी, 2H करोगे तो पूरी H2 हो जाएगी। ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ दी हुई है। तो ये रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, आप देखेंगे तो इसका वैद्युत अपघटन करवाने पर, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर ये कंप्लीट रिएक्शन यहाँ होती है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन कैसे हुई है वो आपके सामने है। अब लास्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया ये भी हमारी बुक में बहुत शॉर्ट में दी हुई है, श्मिट अभिक्रिया। अब श्मिट अभिक्रिया क्या है देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल से, तो एसिटिक एसिड श्मिट अभिक्रिया, श्मिट रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल से N3H से करवाने पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल से करवाई गई N3H से, उपस्थिति ली गई तनु H2SO4 की। तनु अम्ल की उपस्थिति जल अपघटन को शो करती है कि इसका जल अपघटन होगा, लेकिन हमारी बुक में क्या रिएक्शन दी हुई है वो समझा देता हूँ आपको, फिर कंप्लीट रिएक्शन भी आपको मैं बता दूंगा कि कंप्लीट रिएक्शन कैसे हुई है। तो तनु H2SO4 का मतलब इसका जल अपघटन होगा, लेकिन पहले हमारी बुक की रिएक्शन देख लें। तो हमारी बुक तो डायरेक्ट बताती है कि इसमें से गैस से बाहर निकल जाएंगी। तो गैसें कौन कौन सी, एक तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल सकती है, N3 है तो यहाँ से N2 बाहर निकल सकता है, प्लस यहाँ से CO2 बाहर निकल सकती है। क्या बचा वो देख लें, CH3 बचा और क्या बचा, NH और H, NH और H NH2 बन गया। तो इस प्रकार यहाँ एमीन बनते हैं, श्मिट अभिक्रिया के अंदर एमीन बनते हैं, या मिथाइल एमीन बना है। जो मैंने रिएक्शन ली तो वो एमीन बना है, मिथाइल एमीन, मैथिल एमीन। क्लियर, ये हमारी बुक की रिएक्शन। हमारी बुक तो सीधा बता देती है कि यहाँ से N2 निकाल लो, यहाँ से CO2 निकाल लो, लेकिन वास्तव में जो प्रोसेस होगा उसको अगर हम समझें तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे ये रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले जब कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, CH3COOH हाइड्रोजोइक अम्ल, N3H, तो यहाँ से H और यहाँ से OH जल निकल जाता है। तो क्या बचा, CH3CON3 एसिल एजाइड, ये एसिल ये एजाइड, एसिल एजाइड। अब एसिल एजाइड में से भी N2 रिमूव हो जाती है, तो क्या बचा, CH3CON, CH3CON, N2 यहाँ से निकल गई, माइनस N2 वो यहाँ दिखा दी गई है। क्लियर, N2 निकल गई है यहाँ से, और क्या निकला, HOH निकला, माइनस HOH। अब देखो क्या होगा, CH3CON जो बना ये अस्थायी है। क्यों अस्थायी है, N जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में 7 नंबर पे आता है। तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में कितने, 5, पहले कोश में 2, दूसरे में 5। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन मैं इसके लगाऊं तो 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में गया, पीछे बचे 4, तो 1 2 3 4। क्लियर, N 7 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, पहले कोश में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन शो के, तो 1 इसमें और 4 फ्री बच गए। अब N के टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप गिनेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब N के टोटल इलेक्ट्रॉन गिने तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सहसंयोजक बंध में दोनों का अधिकार होता है। तो N के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, होने कितने चाहिए, 8। अष्टक का नियम कहते हैं 8 होने चाहिए, इसलिए इसका रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, पुनर्विन्यास हो जाएगा। तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पुनर्विन्यास क्यों हुआ। अब रीअरेंज जब होगा ये, तो अब कैसे जाएगा, देखो आप, ये वाला N यहाँ आ जाएगा इस पोजीशन पर, बिल्कुल सेंटर में। तो CH3 और C के बीच में N आ गया। क्लियर, CH3 और C के बिल्कुल बीच में N आ गया। अब आप देखें इस C के साथ
इसने पहले भी एक बॉन्ड बना रखा था, इस C के साथ इस N ने पहले भी एक बॉन्ड बना रखा था, तो वो वाला बॉन्ड भी दिखाना है। एक तो यहाँ आने पे बनेगा, मान लो यहाँ N आ गया देखो, तो इस N का इस C के साथ भी एक बॉन्ड बनेगा और इस C के साथ भी एक बॉन्ड बनेगा, और इस C के साथ एक बॉन्ड पहले से भी था तो वो वाला भी दिखाया, तो 2 बॉन्ड बन गए। अब नीचे क्या है, C के साथ डबल बॉन्ड O, इस प्रकार बना मेथिल आइसोसाइनेट CH3NCO, मेथिल आइसोसाइनेट CH3NCO। क्लियर। अब होगा क्या, इसका वापस जल बटन होगा, तो प्लस, अब इसका जल बटन होगा तो तनु H2SO4 इसका जल बटन करता है HOH, तो यहाँ से निकलेगा H2CO3, और H2CO3 किस में टूट जाएगा, H2O प्लस CO2 में, H2CO3 टूट गया, H2O प्लस CO2 में बचा क्या, CH3NH2H बच गए, देखो N के 2 बॉन्ड खाली हुए, 2 H जुड़ गए, मैथिल एमीन। तो पूरी रिएक्शन ये हुई। अब हमारी बुक में जो बताई गई बिल्कुल शॉर्ट में बताई गई, कैसे देखो क्या खत्म किया हमारी बुक के अंदर, यहाँ हमने 2 HOH यूज किए हैं, देखो तनु H2SO4 लिया मतलब 2 HOH यूज किए, तो एक HOH यहाँ बना था, एक HOH यहाँ बन गया, तो 2 HOH आगे मिल गए, 2 HOH यूज किए, 2 HOH उत्पाद के रूप में मिलने, इसलिए 2 HOH से 2 HOH कट गए। तो हमारी बुक वाली ओवरऑल रिएक्शन हमारे को दिखाई हुई है, लेकिन पूरी प्रोसेस आपके सामने है श्मिट अभिक्रिया की, ये रिएक्शन होगी पूरी कंप्लीट। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, रिएक्शन समझ आई है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह कंप्लीट डिटेल में मैं आपको आगे भी रिएक्शन करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।